हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से पैकेजिंग ऑफ डीएनए से आज स्टार्ट करेंगे। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल को भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डीएनए की स्ट्रक्चर को कवर किया है जो कि आपको पहले वाली वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है। प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में वीडियो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो भी लगातार इस चैनल पर करा रहे हैं और आपको नीट की पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत क्या, अगर आप इसको पढ़ लोगे, ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो आपका पेपर कोई रोक नहीं सकता। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। एक बार मेरे साथ पढ़ो और बस आप देखना फिर आपका जो लेवल है वो कितना हाई हो जाएगा। आपको मैं बताऊंगा पेपर कहाँ से क्या पूछता है, सवाल नीट कहाँ से पूछता है, एनसीईआरटी से क्या क्या पूछा जाता है। तो साथ में बने रहना, बस लगातार सपोर्ट करना और बस देखते रहना वीडियोज़ को। चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो को, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। भैया आज का हेडिंग है हमारा पैकेजिंग ऑफ हेलिक्स। तो भैया पहले आप इसको समझ लिए होता क्या है। एक्चुअली बात क्या होती है, आप इस फोटोग्राफ को देखिए, यहाँ पर इसमें ध्यान से दिख रहा होगा आपको, कि आपकी बुक में नहीं है, मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। देखो ऐसा है, डीएनए का जो डायमीटर होता है वो 2 नैनोमीटर का डीएनए का डायमीटर होता है। 2 नैनोमीटर आपका डीएनए होता है, जबकि जो क्रोमोसोम होता है वो 1400 नैनोमीटर का हो जाता है मेटाफेज के दौरान, और एक क्रोमेटिड जो है वो 700 नैनोमीटर का हो जाता है। तो किस तरह से पैकेजिंग होती है आप ध्यान से देखना। 2 नैनोमीटर का डीएनए है ये, पहले ये इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स के ऊपर लिपट जाएगा, जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटने के बाद ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देता है ये वाली, जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो पहले न्यूक्लियोसोम जो है वो दूर दूर होते हैं, फिर धीरे धीरे देखो एक न्यूक्लियोसोम और उसके बीच का जो डीएनए है इसको कहते हैं लिंकर डीएनए, और एक लिंकर डीएनए दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है, और फिर एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के मतलब पहले दूर होता है फिर पास पास होता है। तो इसकी जो मोटाई हो जाती है वो 11 नैनोमीटर फाइबर ये बना लेता है। इसके बाद आप देखोगे कि 11 नैनोमीटर फाइबर बनाने के बाद ये न्यूक्लियोसोम पास पास आ जाते हैं, और आप देखोगे कि ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसमें कि आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसमें कि आपको एक न्यूक्लियोसोम गोले 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 में इस तरह से लगे दिखाई देंगे। ये 30 नैनोमीटर का फाइबर है। इसके लिए पहले एक मॉडल पढ़ाया जाता था, सोलेनॉइड मॉडल, जो अब नहीं पढ़ा जाता, अब जिग जैग फैशन बताया जाता है। यानी कि जब ये न्यूक्लियोसोम अरेंज होते हैं तो ये ऐसा नहीं होता कि भाई ये जो है गोले में ही अरेंज होंगे और बीच में एक कैविटी बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता। ये ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, मतलब कहीं भी अरेंज होते हैं, जिग जैग मैनर में अरेंज होते हैं। ये थ्योरी आज की तारीख में चल रही है, सोलेनॉइड मॉडल नहीं चल रहा है, तो ध्यान रखना ये बात। पर ये जैसे भी अरेंज होते हैं, मान लो आप जिग जैग हुए हैं, तो ये एक 30 नैनोमीटर के मोटाई का फाइबर बनाते हैं। फाइनली फिर ये आप देखोगे 30 नैनोमीटर का फाइबर जो है लूप बनाता है। आप देख रहे हो ये लूप बनेंगे, और लूप जा करके फिर से इस तरह से और जो है कॉइल्ड होंगे, जब ये इसकी मोटाई 300 नैनोमीटर हो जाएगी। उसके बाद ये और कॉइल्ड होगा, 700 नैनोमीटर का हो जाएगा। उसके बाद ये 1400 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बना लेगा, जिसमें एक क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर का होगा। तो आप समझते हो कितने सारी प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इसमें। एक तो हिस्टोन प्रोटीन तो आपको दिख रही होगी ब्राउन कलर की, जो कि आपकी न्यूक्लियोसोम बनाने में मदद करती है, पर आगे भी इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स जो है वो उसमें मदद करती हैं असेंबली में, जो कि आपकी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहलाती हैं। कोहेसिन्स और कंडेंसिन्स इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि इनको जोड़ कर रखती हैं आपस में, और ये आपको देखने को मिलेगा जब आपकी सेल डिवाइड करती है, तभी आपको इस लेवल तक पैकेजिंग देखने को मिलती है। नॉर्मली इतना पैकेजिंग नहीं होती है। क्रोमेटिन फाइबर जब होते हैं तो 30 नैनोमीटर फाइबर रहता है, लगभग 30 नैनोमीटर तक रहता है। तो आपको केवल पहले लेवल की पैकेजिंग पढ़ाई जा रही है कि जो आपका 2 नैनोमीटर का डीएनए है वो 11 नैनोमीटर का फाइबर कैसे बनाएगा, और न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये आपको इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको समझाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये डायग्राम यहाँ दिया गया है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका हिस्टोन का जो ये सेंटर पार्ट है, इसे हम कहते हैं हिस्टोन का कोर जो है ये, ठीक है, या फिर इसका एक नाम होता है न्यू बॉडी। तो आपको तो पढ़ाया नहीं गया वो न्यू बॉडी। तो इसमें क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर में मैं बता दूं आपको 4 यूनिट हिस्टोन होता है, मतलब चार तरह के हिस्टोन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4। इसी तरह से इसके पीछे भी एक एक यूनिट है, मतलब इसके पीछे भी एक और H4 है, इसके पीछे एक और H3 है, और एक H2 H2B है। मतलब इस तरह से पीछे का हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लाइक मान लो यहाँ पर ऐसे, समझ रहे हो ये वाला। तो इसमें जो है लगभग 8 स्टोन जो है वो सेंट्रल में कोर में लगे हुए हैं, 8 के 8 स्टोन
यहाँ पर हैं जो कि इसकी कोर बॉडी को बनाते हैं, सेंट्रल पार्ट को अरेंज करते हैं, न्यू बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना, समझ आई। तो ये लिखा है हिस्टोन ऑक्टामर, जो किसका बना है, H2A, H2B, H3, H4 की दो यूनिट होती हैं। फिर इसी के ऊपर आपका जो डीएनए है वो लिपटा हुआ होता है, यूं आपका डीएनए आप देख रहे हो यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर लिपटा हुआ है, दिख रहा है ये इसके ऊपर लिपटा हुआ दिख रहा है। लगभग ऐसा बताते हैं कि 200 बेस पेयर्स जो है डीएनए के इस हिस्टोन ऑक्टामर पर लिपटे हुए हैं। साथ में ये जो लिंकर डीएनए है, मतलब अगले हिस्टोन के बीच में हो जाएगा, ये भी इसी में जुड़ जाता है 200 बेस पेयर में ही, ठीक है। मतलब पूरा 200 बेस पेयर नहीं होता, पर आपकी बुक ने लिखा है कि 200 बेस पेयर है एक न्यूक्लियोसोम में, तो आप मान लो लिंकर डीएनए भी उसी में लेकर के चलोगे, जो कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच में होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लो ये एक डीएनए है, इस तरह से मान लो लिपटा है, और ये सेंटर में इसके यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है, ये इसके ऊपर लिपटा हुआ है मान लो डीएनए, और ये है आपका बीच वाला लिंकर डीएनए। तो ऐसा होता है कि लिंकर डीएनए के साथ में एक और हिस्टोन लगा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं, यहाँ मान लो मैं लगा देता हूँ, जिसको अपन कहते हैं H1 हिस्टोन। तो ये सवाल भी कभी कभी आता है कि H1 हिस्टोन जो है, ये सवाल आता है कि H1 हिस्टोन कहाँ लगा होता है, तो आप बताओगे कि H1 हिस्टोन जो है वो लिंकर डीएनए के साथ में लगा होता है। समझ आई ना बात, मतलब दो न्यूक्लियोसोम के बीच का लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए भी न्यूक्लियोसोम में आता है, मतलब 200 बेस पेयर, ये पूरा इतना बड़ा 200 बेस पेयर होता है जो उसके ऊपर लिपटा होता है, ठीक है। और ये लिंकर डीएनए के साथ में H1 हिस्टोन जुड़ा रहता है, जो कि इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपका फिर ये जो फाइबर है, जब ये इतना पतला हो जाएगा, आप ऐसे देखो, मान लो इस तरह से जब ये न्यूक्लियोसोम एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो जब ये बहुत पास आ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो फाइबर है इसकी मोटाई बढ़ गई है, मतलब अब ये 2 नैनोमीटर का नहीं रहा, अब ये 11 नैनोमीटर का हो गया है। समझ आई बात। तो ये है आपका न्यूक्लियोसोम मॉडल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हिस्टोन जो होता है वो एक बेसिक प्रोटीन होता है, बेसिक प्रोटीन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर 2 अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन ये जरूर पाए जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। मतलब सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट कि हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड होते हैं, खूब आता है सवाल ही खूब। तो आपको ध्यान रखना है कि दे आर पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई दे कैन बाइंड विद द डीएनए। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज, तो वो आपस में बाइंड कर जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो भी आपकी इस असेंबली में मदद करती हैं, ठीक है ना। तो एक बार थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं क्या है। तो ये तो था यूकैरियोट में। आपको एक और बात बता दूं कि जो हिस्टोन्स होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिस्टोन जो है वो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, ये ध्यान रखना। और आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो आपका हिस्टोन का जीन है वो प्रोकैरियोट जैसा होता है, यानी मोनोसिस्टोनिक कंडीशन शो करता है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन शो करता है, जबकि यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है, ठीक है। तो वो यहाँ दिया नहीं है, एक्स्ट्रा बात है, पर ये जरूर ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट जो जीन होता है बैक्टीरिया का, वहाँ पर आपको एब्सेंट मिलता है हिस्टोन, ठीक है ना। वहाँ और दूसरी बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, उसको जोड़ने के लिए एक अलग बात है, पर हिस्टोन नहीं होता, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिखा है कि टेकन दिस द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर्स 0.34 नैनोमीटर। कल बताया था लास्ट वीडियो में, नहीं देखा तो आप जा करके देख लें डिस्क्रिप्शन में फटाफट से। लिखा है कि जो आप टेकन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूटिव बेस पेयर्स 0.34 नैनोमीटर, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये इतना हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स इन ए टिपिकल मैमेलियन सेल इज कैलकुलेटेड। अगर आपको लंबाई निकाल ली हो, अगर आपको ये दिया जाए कि किसी डीएनए की लंबाई को कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे। तो डीएनए की लंबाई कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बेस पेयर की डिस्टेंस इतनी होती है और आपको बस बेस पेयर पता होना चाहिए, तो आपकी लंबाई निकल जाएगी। तो लिखा है कि सिंपली बाई मल्टीप्लाई आप लंबाई निकाल सकते हैं 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की। तो जैसे ह्यूमन का जीनोम है टोटल जो आपके पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, पूरा डिप्लॉयड सेल के अंदर 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। अगर आपको उसकी लंबाई निकालनी हो तो आप उसे 0.34 इंटू 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने उसकी जो है लंबाई आ जाएगी। तो लगभग 2.2 मीटर का डीएनए आपका बैठता है। तो अब ये सवाल ये है कि 2.2 मीटर का डीएनए, न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, उसके अंदर कैसे इतना ज़्यादा फिट हो जाता है। तो यहाँ लिखा है कि इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर एंड लेंथ दैट इज फार ग्रेटर दैन द डायमेंशन ऑफ द। यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है कि जो डायमेंशन है न्यूक्लियस की वो 10⁻⁻6 है। तो आप समझ लो मेरी बात को, 10⁻⁻6 मीटर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए कैसे फिट होता होगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो पैकेजिंग हुई रहती है, तब जा करके कहीं डीएनए में वो फिट, मतलब न्यूक्लियस में फिट होता है, ठीक है ना। चलो आगे लिखा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ ई कोलाई, बैक्टीरिया के दिए है, अगर लेंथ 1.36 mm है, तो आपको कहा है कि आप
बेस पेयर निकाल लो तो आप निकाल ही लोगे, लंबाई से बेस पेयर से लंबाई आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सवाल कर देना। लिखा है इन प्रोकैरियोट्स, एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। लिखा है प्रोकैरियोट्स में डीएनए स्कैटर्ड क्यों नहीं होता है, मतलब डीएनए सेल के अंदर बिखरा मतलब एक ही जगह सेट रहता है, इधर उधर क्यों नहीं घूमता है, ऐसा क्या है, जबकि वहाँ तो न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। तो यहाँ लिखा है इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। तो वे कह रहे हैं कि भाई आपका जो है न्यूक्लियस भी नहीं होता पर डीएनए जो है वो स्कैटर्ड आपका सेल के अंदर नहीं होता है। तो ऐसा क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको। बैक्टीरिया के अंदर जबकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, हिस्टोन तो बैक्टीरिया के अंदर होते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, बेसिक होती है वो भी, जैसे कि पॉलीएमीन्स हम उन्हें बोलते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो कर लेना। तो ये प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देती हैं और बैक्टीरिया के डीएनए को जो है वो मतलब न्यूक्लियोइड बनाती है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो बैक्टीरिया का डीएनए है, वो भी कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होता है, इसलिए वो स्कैटर्ड नहीं होता। तो यहाँ लिखा है कि डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज एंड इज हेल्ड विद सम प्रोटीन दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन रीजन दैट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो जीनोफोर भी बोलते हैं, या फिर एक जगह लिखा हुआ है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, तो ये भी हो सकता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस नाम हो सकता है ना, एक ही बात है। तो ये ध्यान रखना। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो वो जो है बहुत सारी प्रोटीन जो है उनको होल्ड करके रखती हैं। आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्लोज डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्लोज्ड डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्लोज्ड डीएनए पाया जाता है, ये ध्यान रखना। आगे लिखा है यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स एंड दैट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। तो हमने भी बताया कि यूकैरियोट के अंदर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स पाई जाते हैं जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अ प्रोटीन एक्वायर्ड चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ से सवाल बहुत अच्छा है, बार बार पूछा जाता है, पेपर में भी आएगा, गारंटी है। लिखा है कि स्टोन आर रिच इन 2 बेसिक एमिनो एसिड दैट इज लाइसिन और आर्जिनिन। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है भाई, इसको जरूर याद करना, पेपर में आएगा। बोथ द एमिनो एसिड रेजिड्यू कैरी द पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। तो मैंने बताया वहाँ पर H2A और H2B और H3 और H4 ये हिस्टोन मिलते हैं। And the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer, form a structure that is nucleosome. And a typical nucleosome contain 200 base pair of DNA helix. ये सवाल है, पूछा जाएगा। Nucleosome constitute the repeating unit of a structure nucleus called chromatin. तो न्यूक्लियोसोम जो है मिल करके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। थ्रेड लाइक स्टेन्ड, मतलब क्रोमा का मतलब होता है, आपको बता दूं क्रोमेटिन शब्द कैसे बना है। तो क्रोमेटिन शब्द ऐसे बना है कि क्रोमेटिन का मतलब होता है, क्रोमा जो वर्ड है वो आया है कलर्ड से, कलर मतलब कलर लिया है जिन बॉडीज़ ने उन्होंने, और प्लस प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के साथ मिलकर के जो डीएनए है वो बनाता है क्रोमेटिन। तो ध्यान रखना, अगर कोई क्रोमेटिन बोल रहा है तो डीएनए प्लस प्रोटीन है और थोड़ा बहुत आरएनए भी होगा। थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडी सीन इन द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन ऑन बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये भी क्वेश्चन है कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहाँ पर पूछी जाती है, ये ध्यान रखना। तो मतलब कहाँ पर होती है बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, तो डीएनए जो अब न्यूक्लियोसोम मॉडल है वो आपका बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। चलो, एंड व्हेन वी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा ये। थियोरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन सेल। तो वही देख लो, एक बीड्स में 200 बेस पेयर होते हैं, तो आप डिवाइड करके निकाल लेना, ठीक है ना। The beads on string structure in chromatin is packaged to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage. तो ये सवाल है यहाँ पर कि अगर आपको प्रॉपर क्रोमोसोम देखने हैं तो ध्यान रखना, क्रोमोसोम देखने के लिए आपको सेल की डिवीजन के समय मेटाफेज स्टेज में दिखेंगे। मेटाफेज में आप क्रोमोसोम के नंबर गिन सकते हैं, कैलकुलेट कर मतलब गिनती कर सकते हैं, क्रोमोसोमल डिफेक्ट को भी आप प्रॉपर वहाँ पर आराम से देख सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि जब पैकेजिंग होती है तो प्रोफेज के दौरान पैकेजिंग चलती रहती है, पूरी प्रोफेज के दौरान पैकेजिंग होती है। व्हेन द क्रोमोसोम विल गेट कंडेंस्ड फुल्ली द मेटाफेज विल गेट स्टार्ट। तो इसलिए यहाँ पर सवाल ये आता है मेटाफेज का, कर दोगे। चलो,
The packaging of chromatin at a higher level require additional set of proteins that are collectively referred to as non-histone proteins, non-histone chromosomal proteins. In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed. अब यहाँ पर थोड़ी सी बात आप समझने की कोशिश करिएगा. जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, तो इस न्यूक्लियस में अगर मान लो ये आपका क्रोमेटिन है, ये इस तरह से लगा हुआ क्रोमेटिन वाला पार्ट है, तो जो इसका ये जो बाउंड्री होती है न्यूक्लियस की, इस बाउंड्री के पास वाला जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर ये डार्क, ये कोने वाला यहाँ पर जो होता है, किनारे पर जो होता है वो आपका होता है हेटेरोक्रोमेटिन, और एक अंदर होता है जो आपका वो होता है यूक्रोमेटिन वाला पार्ट. तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस डीएनए को स्टेन करोगे, अगर आप इसे कलर करोगे, तो कलर करने पर जो पार्ट लाइट कलर लेगा, जो लाइट कलर लेगा वो यूक्रोमेटिन होता है, जो डार्क कलर लेगा वो हेटेरोक्रोमेटिन होता है. ध्यान रखना, हेटेरोक्रोमेटिन डार्क कलर लेते हैं. हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो डेंस रीजन्स होते हैं. हेटेरोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड होते हैं, पूरी तरह से पैक्ड हैं. और जो यूक्रोमेटिन है वो लूजली पैक्ड होते हैं. ठीक है ना, लूजली पैक्ड पार्ट है ये. ठीक है. और जो यूक्रोमेटिन है वो आपके ट्रांसक्रिप्शन करते हैं. ट्रांसक्रिप्शन करने का मतलब है कि वो आपका प्रोटीन बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे. और जो आपका हेटेरोक्रोमेटिन है वो आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता. हालांकि एक सवाल है, मैं आपको बता दूं, मतलब जो ज़्यादा ये तो समझ गए होंगे आप, लेकिन एक सवाल बनता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना. एक होता है कॉन्सिक्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, मतलब जो हमेशा हेटेरोक्रोमेटिन ही रहेगा पार्ट, कभी भी वो यूक्रोमेटिन नहीं होता. पर एक शब्द होता है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. तो आप ध्यान से समझना कि जो आपका कुछ डीएनए होता है, मतलब कुछ क्रोमोसोम भी होते हैं, जैसे मान लो एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल्स में, आपको पता होगा. तो एक्स क्रोमोसोम, ये इसको कहते हैं बार बॉडी, एक्स्ट्रा हो जाता है बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स होती है वहाँ पर, इसे कहते हैं बार बॉडी. तो बार बॉडी एक एक्स क्रोमोसोम होता है. तो ये सवाल है, कभी कभी काम करने पर ये, मतलब कभी कभी ये काम भी करता है यू, तो तब ये बन जाता है यूक्रोमेटिन. अदरवाइज ये इनएक्टिव रहता है, तभी रहता है हेटेरोक्रोमेटिन. तो बार बॉडी को, मतलब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है ये सोमेटिक सेल्स वाला एक्स क्रोमोसोम फीमेल्स के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन. तो एक काम कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो इसलिए फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है. ठीक है ना. तो ये सवाल है, ध्यान रखना. बार बॉडी के वैसे भी सवाल आते हैं, जैसे कि कभी कभी पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है. कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई बार बॉडी आपको पूछेगा तो आप बता दोगे टोटल एक्स क्रोमोसोम -1. जितना भी अगर किसी में एक्स क्रोमोसोम है उसमें से अगर आप -1 कर दोगे तो आपकी जो है वो बार बॉडी कैलकुलेट हो जाएंगी. ठीक है ना, मतलब बार बॉडी कैलकुलेट हो जाएंगी अगर आप एक्स क्रोमोसोम में से -1 कर दोगे. तो टोटल एक्स, जैसे किसी के अंदर 2 है तो -1 कर दोगे तो जितनी बार बॉडी होंगी वो आ जाएंगी. कर दोगे सवाल. तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारा, इसको कर लेना, आ जाता है. कभी कभी पूछ लेते हैं, अदरवाइज ज़्यादा चक्कर की बात नहीं है. तो आपके अंदर कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जहाँ हेटेरोक्रोमेटिन ज़्यादा होता है और कुछ ऐसे हैं जहाँ कम होता है, ये ध्यान रखना. एक बार पढ़ लो इसको भी. यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड. ये प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखनी है. जो लूजली पैक्ड होगा, जो ढीला पैक होगा, वो रंग भी कम लेगा, कलर कम लेगा, एंड आर रेफर टू एज यूक्रोमेटिन. एंड द क्रोमेटिन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड जो होगा वो आपका ज़्यादा कलर लेगा, उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं. यूक्रोमेटिन इज सेड टू बी अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, वेयर एज द हेटेरोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव. जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो कैसा होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है. तो ये था यहाँ तक का इसका पार्ट, पैकेजिंग वाला. अब हम पढ़ेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ये अच्छा टॉपिक है, आसान भी है, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत अच्छा है. धीरे धीरे समझ में आएंगे चीज़ें. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा दोबारा से. कोई और वीडियो बना दूंगा छोटी सी अलग से. ठीक है. बाकी आप लोग देखते रहना पूरी वीडियो. अगर जिसने यहाँ तक देखी है तो वो पिछले भी देख रहा है वो वीडियो यार, आगे भी देखना. मतलब पेपर तक आपको पक्का तैयारी कराऊंगा, गारंटी देता हूँ इस बात की. बस आप सपोर्ट करते रहना.
लिखा है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ बात ही हुई कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। जैसे कि मान लो डीएनए भी था, बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, तो क्या एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या चीज़ है जो कैरेक्टर्स को आने वाली जनरेशन्स को पहुँचाता है, वो क्या होता है। तो इस पर बात होने लगी। तो इसमें लोगों ने इसमें अपना लोगों ने काम किया है, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह का काम किया है। तो यहाँ लिखा है जैसे इवन दो द डिस्कवरी फॉर न्यूक्लिन, तो हमने पीछे पढ़ा था कि न्यूक्लिन जो है वो मिशर ने पस सेल्स में डीएनए को ढूंढा था, तो उसे वहाँ एक ऐसा सब्सटेंस मिला था इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सब था। तो ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल था इसके अंदर सब चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा इसका नाम है न्यूक्लिन एंड द प्रोपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वाज almost at the same time, but that the DNA act as genetic material took long to be discovered। लेकिन जैसे मतलब ये बात पता लगने में बहुत टाइम लग गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है एंड प्रूवन बाय 1926 द क्वेश्चन टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मोलिकुलर लेवल। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन एंड न्यूमरस अदर साइंटिस्ट हैड narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of most cell, but the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered। तो लोगों ने इस पर बात नहीं की कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो यहाँ हम अच्छे से देखेंगे क्या है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है नीचे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जिनका नाम था, 1928 की बात है। यहाँ से पहला सवाल जो आपको लर्न करना है वो ये करना है कि 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नाम के बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, जिसे कि न्यूमोकोकस भी कहते हैं, या कहीं कहीं अगर डिप्लोकोकस लिखा हुआ हो तो आप डिप्लोकोकस भी लगा लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल बनेगा कि ग्रिफिथ किस पर काम कर रहे थे। तो ग्रिफिथ जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस पर काम कर रहे थे। विटनेस ए मिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैड चेंज इन फिजिकल फॉर्म। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस pneumococcus bacteria are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies while other produce rough colonies। तो हुआ ये बात कि जब उन्होंने इस बैक्टीरिया को उगाया कल्चर प्लेट में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ जो थे वो स्मूथ थे, मतलब कुछ बैक्टीरिया की जो कवरिंग थी वो स्मूथ कवरिंग थी, और कुछ जो थे वो थोड़ा रफ कवरिंग शो करते थे ऊपर से। तो एक्चुअली जो स्मूथ थे उनके ऊपर यहाँ पर कुछ पॉलीसेक्राइड्स रहे होंगे जिन्होंने उसको कवर किया था, पर जो रफ थे उनके ऊपर ऐसा नहीं था। आपको बता दूं जो ये पॉलीसेक्राइड ये वाले थे जो स्मूथ कॉलोनीज बना रहे थे, ये ही आपके डिजीज़ कॉजिंग थे, मतलब ये आपके वायरुलेंट बैक्टीरिया थे, ठीक है। मतलब ये बीमारी करते थे, डिजीज़ कॉज करते थे और बीमारी करते थे किसमें, चूहे में, निमोनिया कॉज करते थे। जबकि ये जो थे R2 स्ट्रेन, ये आपका स्मूथ होने की वजह से इसको S3 कहते हैं। ये R2 स्ट्रेन जो था ये रफ था और इसके ऊपर कोई कवर नहीं था कार्बोहाइड्रेट का, और ये बीमारी नहीं करता, मतलब ये नॉन वायरुलेंट था, नॉन वायरुलेंट। समझ आई बात। तो दो स्ट्रेन थे यहाँ पर, फिर इन्होंने एक एक को चूहे को दिया और फिर देखा कि क्या होता है। तो हुआ पढ़ो ये लिखा है कि कुछ ने स्मूथ एंड शाइनी कॉलोनी बनाई, कुछ ने रफ कॉलोनी बनाई। तो क्योंकि जो एस टाइप के बैक्टीरिया थे दे हैव म्यूकस कवरिंग और म्यूकस कोट, पॉलीसेक्राइड का कवर था उनके ऊपर, जबकि R स्ट्रेन जो R2 स्ट्रेन था उनके ऊपर नहीं था। माइस इन्फेक्टेड विद द S स्ट्रेन विल डाई, तो जिनको S स्ट्रेन से मतलब इन्फेक्ट किया चूहों को वो मर गए, और जिनको R से किया वो नहीं मरे, उनके अंदर निमोनिया नहीं हुआ। तो यहाँ लिखा भी है कि जो S स्ट्रेन वाले चूहे थे उनको चूहे को दिया S स्ट्रेन और चूहा मर गया, फिर R स्ट्रेन दिया, चूहा नहीं मरा। फिर ग्रिफिथ ने कहा कि भैया मैं कुछ और करता हूँ, तो ग्रिफिथ ने क्या किया, गरम करके S टाइप को मार दिया, गरम करने के बाद S टाइप को किल कर दिया। अब आप समझो, मान लो इस कंटेनर में S टाइप बैक्टीरिया थे, नीचे से लगा दी आग, तो आग लगाने से क्या हुआ होगा, आग भी इतनी गंदी लगाई है ना, थोड़ी सुंदर लगाता हूँ, नीचे से लगा दी आग और ये आग लगी हुई है,
और ये गर्म कर दिया, तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, जो एस टाइप बैक्टीरिया इस कंटेनर में थे वो एस टाइप बैक्टीरिया टूट गए होंगे, उनकी सेल वॉल अलग होगी, उनका डीएनए यहाँ ऐसे ऐसे पड़ा होगा, है ना, और बाकी सामान भी यहीं पड़ा होगा, ऐसा था, है ना, गर्म करने पे यही हुआ होगा। तो इन्होंने क्या किया कि गर्म करने के बाद जो एस टाइप थे उनको चूहे को दिया, चूहे को गर्म करने के बाद हीट किल्ड एस टाइप दिया गया, चूहा नहीं मरा। तो बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया टूट गया होगा, उसके बाद चूहा मरेगा नहीं। उसके बाद इन्होंने ऐसे स्ट्रेन लिया जो कि हीट किल्ड था, यही गर्म करने वाला, इसके अंदर इन्होंने आर टाइप बैक्टीरिया को डाल दिया यहाँ पर, इसके अंदर आर टाइप। अब हुआ ये कि जब ये सॉल्यूशन बना होगा, फिर उसके बाद इन्होंने इसको दोनों को मिला करके चूहे को दिया, तो चूहा जो है वो मर जाता है, माइस डाई। और मरे हुए चूहे के अंदर से जब इन्होंने आइसोलेट किया तो इनको इसके अंदर से एस टाइप मिला। देखो आप समझने की कोशिश करना, डाला था हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, निकला इसके अंदर से एस टाइप। तो यहाँ जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ ने कहा कि भाई कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो एस टाइप था, एस टाइप के किसी सामान ने जो इस मीडियम में पड़ा हुआ था, वॉट एवर इट इज़, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, पता नहीं क्या, पर किसी सामान ने एस टाइप के उसे आर टाइप को एस टाइप में ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया। बात समझ आई? आर टाइप को एस टाइप के किसी चीज़ ने अंदर जाके उसके एस टाइप में ट्रांसफॉर्म कर दिया, परिवर्तन कर दिया, जिससे कि चूहा मर जाता है। तो वो जो चीज़ एस टाइप के अंदर गई होगी, जो चीज़ एस टाइप की आर टाइप के अंदर गई होगी, वो उसका जेनेटिक मटेरियल रहा होगा। क्लियर है? मतलब वही उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। तो इन्होंने कहा कि दैट इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस टाइप लाइव आर बैक्टीरिया, द माइस डाइड, मोर ओवर ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। बाद में जो माइस मरा उसके अंदर से एस टाइप के बैक्टीरिया निकले। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, पता नहीं क्या था वो, जो भी होगा, मतलब डीएनए होगा, आरएनए होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, जो भी कुछ होगा। तो इन्होंने कहा कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो हीट किल्ड एस टाइप से आर टाइप में गया और उसने उसे स्मूथ पॉलीसेक्राइड बनाने में मदद की, जिससे कि आर टाइप भी वायरुलेंट हो गए, जिससे आर टाइप मतलब बीमारी करने वाले बन गए, क्योंकि आर टाइप की सरफेस भी अब स्मूथ हो चुकी थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन एस टाइप के जेनेटिक मटेरियल में रही होगी। एस टाइप का जेनेटिक मटेरियल अंदर गया होगा, जाकर के उसने उसे मजबूर किया होगा कि तुम भी अब पॉलीसेक्राइड का निर्माण करो। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ दैट जेनेटिक मटीरियल वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ जो थे वो ये नहीं बता पाए थे कि वो जेनेटिक मटीरियल क्या है। समझ आई बात? आसान है ना? तो ये ध्यान से पढ़ना। अब इसके बाद थोड़ा और ध्यान से पढ़ना कि कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हम ये बताएंगे कि बायोकेमिकली वो सब्सटेंस क्या था जिसने कि आपका जो आर टाइप था उसे एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। तो बायोकेमिकली वो क्या था ये पता लगाने के लिए कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयोग किए और अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वो डीएनए ही था। देखो कैसे किया। दो चीज़ें बढ़ाई हैं, दोनों चीज़ों को देख लो, आसान है बात। तो एक बार तो हम ये देखते हैं कि मान लो ये हीट किल्ड एस टाइप है, एक सेकेंड है, ये हीट किल्ड एस टाइप है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, मान लो ये है। तो उन्होंने क्या किया, इसका जो है यहाँ पर सब सामान था, जो भी कुछ रहा होगा इसके अंदर से निकला होगा ना, इसका इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इसमें से सभी चीज़ें जो थी वो अलग अलग सेपरेट होगी, अलग अलग मतलब अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें जो थी वो सेपरेट हो गई हैं। प्रोटीन अलग सेपरेट हो गई है, डीएनए अलग सेपरेट हो गया है, सब कुछ अलग अलग सेपरेट हो गया, ठीक है ना। और फिर इसमें से क्या किया इन्होंने, आसान था, सीधा सीधा मैं बताता हूँ। ये जो सेपरेटेड सामान है, मान लो ये डीएनए है, मान लो ये प्रोटीन है, मान लो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इस तरह से
तो मान लो यहाँ से डीएनए लिया और डीएनए को लेकर के आर टाइप के साथ मिला दिया, डीएनए निकालो और आर टाइप के साथ मिला दो और फिर इसको मिक्सचर को दे दो बैक्टीरिया को, सॉरी माइस को, और चूहा जो है वो मर जाता है। तो ये समझ में आता है कि ये जो डीएनए था हीट किल्ड एस टाइप का, इसी ने ही आर टाइप को कन्वर्ट किया है किसमें, एस टाइप में। समझ आई बात? आसान है। पहले सब चीज़ें अलग अलग करो और डीएनए को सीधा सीधा मिला करके आर टाइप के साथ दिया और देखा कि माइस मर गया है, तो इसका मतलब एस टाइप में कन्वर्जन हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या तरीका लगाया कि जो हीट किल्ड एस टाइप था, हीट किल्ड एस टाइप के सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने यहाँ कुछ एंजाइम डाले, जैसे कि मान लो यहाँ पर आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज एंजाइम डालने के बाद इसमें आर टाइप डाले गए। आरएनएज डालने से हुआ होगा क्या, आरएनए ख़त्म हो गया होगा इसका, और फिर इसके अंदर आर टाइप डाले। आर टाइप डालने के बाद जब ये दिया गया चूहे को, तो चूहा मर गया। फिर इसके अंदर आप ऐसा समझो, इसके अंदर प्रोटीएज डाला, प्रोटीएज डालने से प्रोटीन ख़त्म हो गई होंगी, फिर से आर टाइप के साथ मिला करके दिया, चूहा फिर मर गया। फिर इन्होंने इसमें मान लो डीएनएज डाला, तो डीएनएज डालने से क्या हुआ कि अब जब डीएनएज डाला तो फिर ये आर टाइप के साथ मिला करके जब दिया तो चूहा नहीं मरा। इसका मतलब डीएनएज डालने से हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए ख़त्म हो गया होगा और अब वो डीएनए आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से चूहा नहीं मर रहा है। तो यहाँ से इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा बताया कि बायोकेमिकली वो सब्सटेंस जो था वो डीएनए ही था। एक बार पढ़ते हैं, इनके नाम पूछे जाएंगे पेपर में, गारंटी है। लिखा है प्रायर टू द वर्क द ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड, मैकलिन मैकार्टी। तो तीनों के नाम सबसे पहले तो ये आएगा, ग्रिफिथ के प्रयोगों को आगे किसने बढ़ाया, तो आप बताओगे एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने बढ़ाया। In 1933 to 1944 द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन। लोग सोचते थे कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, बट दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, चलिए प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा, उन्होंने हीट किल्ड एस टाइप का निकाल लिया एंड उन्होंने चेक किया कि व्हाट वुड which one could transform live R cell into S cell. They discovered that the DNA alone from the S bacteria caused R bacteria to be transformed. तो हीट किल्ड S टाइप का DNA ही केवल R टाइप को S टाइप में कन्वर्ट करता है। फिर लिखा है they also discovered that protein digesting enzyme proteases and RNA digestive enzyme RNases did not affect the transformation. मतलब जब हमने उसमें RNase डाला, प्रोटीएज डाला तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, पर जब उसमें डीएनएज डाला गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो लिखा है डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। तो डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल था जो कि आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रहा था। हालांकि यहाँ पर जो बायोलॉजिस्ट थे उस समय के वो इस बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कुछ और बताओ, ये तो सही नहीं है। ठीक है ना, ये तो मतलब सही नहीं लगा लोगों को। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि जेनेटिक मटेरियल हेंस प्रूव कर देगा, जिसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो वो एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो की लंबाई होगी ज़्यादा, तो इससे बड़ी वीडियो बनाते नहीं है क्योंकि आपको पढ़ा नहीं जाता बच्चों से ना। छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं तो कि आपको प्रॉपर टॉपिक कवर करेंगी और धीरे धीरे आपका कोर्स भी सारा खत्म हो जाएगा। लगातार आप बस चैनल पर बने रहना और इन वीडियोज़ को देखते रहना जो कि आपको बहुत काम आने वाली हैं। आपको अभी पता नहीं है, जिन्होंने नहीं देखी हैं तो उनके लिए आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ ताकि सबका भला हो। ठीक है ना। तो हम भी अभी ये चाहते हैं कि सब पढ़ लें, सबका काम हो, सब जो है वो कोचिंगों के चक्कर में ज़्यादा ना फंसे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी शुरू होगी इसके अगले पार्ट से और फिर उसमें हम डीएनए एप्लीकेशन तक कवर करेंगे कोशिश करके। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।